हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की बुक हमारा राजस्थान, जिसमें राजस्थान से संबंधित बहुत सारे तथ्य निकलकर सामने आते हैं। प्रत्येक पाठ के वन लाइनर क्वेश्चन महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में आपको बताए जा रहे हैं। सबसे पहला अध्याय है राजस्थान एक परिचय। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें बनता है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? उत्तर होगा एशिया महाद्वीप। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। भारत के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान कितना प्रतिशत है? 10.41% है। राजस्थान भारत के किस भाग में स्थित है? तो भारत के राजस्थान उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है। ये उत्तरी अक्षांश आगे याद रखना। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है? 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर है। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? 826 किलोमीटर। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई कितनी है? 869 किलोमीटर। ये उत्तर और दक्षिण कौन सी है? ये उत्तर दिशा, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। तो उत्तर से दक्षिण तक 826 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम तक 869 किलोमीटर है। राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी है? 33। राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर। राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? धौलपुर। राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? धौलपुर में। और सूर्यास्त भी कहाँ होगा? धौलपुर में। और ये पूछा जाए राजस्थान में सबसे बाद में सूर्योदय कहाँ होता है? तो जैसलमेर में। और सबसे बाद में सूर्योदय कहाँ होता है? तो वो भी जैसलमेर में। राजस्थान में संभाग कितने हैं? तो राजस्थान में 7 संभाग हैं। जयपुर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं? तो जयपुर में एक तो जयपुर स्वयं, दौसा, सीकर, अलवर और झुंझुनू, ये जिले जयपुर संभाग में आते हैं। जोधपुर संभाग में जिले कौन कौन से हैं? जोधपुर, पाली, जालौर, सिरोही, बाड़मेर और जैसलमेर, ये जिले आते हैं जोधपुर संभाग में। जोधपुर संभाग के जिलों को अगर याद करना चाहते हो तो उसकी ट्रिक भी है कि जो बाप जासी जैसलमेर, जो बाप जासी जैसलमेर। तो जो से हो जाएगा जोधपुर, बा से हो जाएगा बाड़मेर, पै से हो जाएगा पाली, जासी जा से जालौर, सी से सिरोही और जैसलमेर से जैसलमेर। तो इस प्रकार से ये जोधपुर संभाग के जिले हो जाएंगे। बीकानेर संभाग के जिले कौन से हैं? बीकानेर, चूरू, गंगानगर और हनुमानगढ़। बिग चूहा, बी से बीकानेर, ग से गंगानगर, चू से चूरू और हा से हनुमानगढ़। अजमेर संभाग में कौन कौन से जिले हैं? अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक एवं नागौर। अभी ना टोक, ऐसे अजमेर, भी से भीलवाड़ा, ना से नागौर, टोक से टोंक। कोटा संभाग में कौन कौन से जिले हैं? तो ये नॉर्मल याद रहता है, लेकिन फिर भी आप याद रखने के लिए कोजा बाबू कर सकते हैं कि बाबू बहुत कोजा है, बुरा है। को से कोटा, झा से झालावाड़, बा से बारा और बू से बूंदी। उदयपुर संभाग में कौन कौन से जिले हैं? उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। इसको भी आप याद रख सकते हैं। उचित राजा का डूबा प्रताप। उचित राजा यानी राजा तो बहुत उचित था, लेकिन उसका प्रताप, उसका शौर्य डूब चुका। उ से उदयपुर, चित से चित्तौड़गढ़, राजा से राजसमंद,
डूबा, डू से डूंगरपुर, बा से बांसवाड़ा और प्रताप से प्रतापगढ़। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। भरतपुर संभाग के जिले भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, ये 4 जिले हैं भरतपुर संभाग में। राजस्थान के पड़ोसी राज्य कितने हैं? तो राजस्थान के पड़ोसी राज्य 5 हैं। कौन कौन से? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? 5,920 किलोमीटर है, और जिसमें से अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है? 1,070 किलोमीटर है। राजस्थान के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश राज्य राजस्थान के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है, और जो टोटल 1,600 किलोमीटर की सीमा बनाता है। राजस्थान की पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है 1,070 किलोमीटर की। भारत एवं पाकिस्तान को अलग अलग करने वाली रेखा को किस नाम से जानते हैं? रेडक्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। और भारत के साथ सबसे छोटी सीमा कौन बनाता है? तो पंजाब राज्य बनाता है, 89 किलोमीटर की बनाता है। इसी के साथ हरियाणा 1262 किलोमीटर की सीमा बनाता है, गुजरात 1022 किलोमीटर की, और उत्तर प्रदेश 877 किलोमीटर की सीमा बनाता है। तो पहले पाठ में इतने ही क्वेश्चन बन रहे हैं। अगला दूसरा अध्याय शुरू होता है राजस्थान का इतिहास। इस चैप्टर में देखें, प्राचीन समय में राजस्थान जनपद और अंचलों में विभक्त था। राजस्थान के बीकानेर, नागौर, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर और बाड़मेर को मरु प्रदेश कहा जाता था। यानी जो पश्चिमी क्षेत्र है उसको मरु प्रदेश के नाम से जाना जाता था। मरु प्रदेश की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो ऋग्वेद से, रामायण से, चरक संहिता, महाभारत और बृहद संहिता से हमें मरु प्रदेश की जानकारी मिलती है। मरु प्रदेश आर्यों की प्रारंभिक जनतंत्र था। कि आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र कौन सा प्रदेश था? तो मरु प्रदेश था। जांगल जनपद में वर्तमान कौन कौन से जिलों का भाग आता था? तो जांगल जनपद में बीकानेर, नागौर और जोधपुर का कुछ भाग आता था। जांगल प्रदेश की राजधानी कौन सी थी? जांगल प्रदेश की राजधानी अहिछत्रपुर थी, और जो आज नागौर में है, नागौर को अहिछत्रपुर के नाम से जाना जाता था। मत्स्य जनपद का उल्लेख कहाँ मिलता है? मत्स्य जनपद का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। महाभारत में मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी बताई गई है? महाभारत में मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर, जिसको बैराट के नाम से भी जाना जाता है, बताई गई है। मत्स्य जनपद कहाँ स्थित है? तो अलवर एवं जयपुर के मध्य मत्स्य जनपद स्थित है। ये अच्छा क्वेश्चन है। मत्स्य जनपद का वर्णन किसने किया था? मत्स्य जनपद का वर्णन चीनी यात्री युआंग चांग ने किया था। राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर तथा करौली का अधिकतर भूभाग कौन से जनपद में शामिल था? तो ये सूरसेन जनपद में शामिल था। भरतपुर, धौलपुर और करौली का अधिकांश भाग सूरसेन जनपद में शामिल था, और सूरसेन जनपद की राजधानी कौन सी थी? मथुरा थी। तो इसको आप याद रख सकते हैं कि सुर कैसा होना चाहिए? सुर मधुर होना चाहिए। मधुर सुर होगा तभी हमें लोग सुनेंगे। तो सूरसेन, सुर से सूरसेन, मधुर से मथुरा। सूरसेन नामक राजवंश का वर्णन कौन सी प्रशस्ति में मिलता है? सूरसेन नामक राजवंश का वर्णन बयाना प्रशस्ति में मिलता है। यूनानी लेखकों ने सिकंदर के समय में कौन से जनपद का उल्लेख किया था? सूरसेन जनपद का उल्लेख किया था। उदयपुर के पूर्व, पश्चिम और उत्तर का संभागीय प्रदेश किस जनपद के नाम से जाना जाता था? शिवी जनपद के नाम से जाना जाता था। उदयपुर का पूर्व, पश्चिम और उत्तर का संभागीय प्रदेश शिवी जनपद के नाम से जाना जाता था। शिवी जनपद की राजधानी कौन सी थी? मध्यमिका या माध्यमिका नाम भी मिलता है। शिवी जनपद के अवशेष कहाँ से मिले हैं? चित्तौड़ के पास नगरी नामक गांव से मिले हैं।
शिवी जनपद के अवशेष कहाँ से मिले? चित्तौड़गढ़ के पास नगरी नामक गांव से मिले हैं। नगर अलग है, नगरी अलग है। शिवी जनपद वाले भाग को ही मेदपाट, मेवाड़ या प्रागवाट भी कहा जाता है। भरतपुर अलवर प्रांत में कौन रहते थे? तो भरतपुर अलवर प्रांत में अर्जुनायन रहते थे। मालवों की शक्ति का केंद्र जयपुर के निकट नगर था। पहले हमने पढ़ा चित्तौड़गढ़ वाला वो नगरी था और जयपुर के निकट था नगर, जो वर्तमान टोंक जिले में आता है। पहले जयपुर के निकट जयपुर में आता था, जो मालवों की शक्ति का केंद्र था, अब ये टोंक जिले में आता है। मालवों की विजय का कौन सा अभिलेख नांदसा भीलवाड़ा में स्थित है? तो मालवों की विजय का यूप अभिलेख है। और ये भी पूछा जा सकता है मालवों की विजय का यूप अभिलेख कहाँ से मिला है? तो नांदसा भीलवाड़ा से मिला है। राजस्थान का उत्तरी भाग यानी गंगानगर हनुमानगढ़ वाला भाग है, वो कौन से क्षेत्र के नाम से जाना जाता था? यौधेय क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। 5वीं सदी के बाद हूण आक्रमणों ने जनपदों की व्यवस्था को समाप्त कर दिया। जनपदों की व्यवस्था को समाप्त किसके आक्रमणों ने किया था? तो हूण आक्रमणकारियों ने जनपद व्यवस्था को समाप्त कर दिया। वृहद संहिता नामक ग्रंथ से जनपदों के पतन का वर्णन मिलता है। जनपदों के पतन का वर्णन कहाँ से मिलता है? वृहद संहिता नामक ग्रंथ से मिलता है। जनपदों की समाप्ति के पश्चात ये क्षेत्र अलग अलग नामों से जाने जाने लगे, जैसे मेवाड़, वागड़, मारवाड़, हाड़ौती, ढूंढाड़, मेवात आदि नामों से ये क्षेत्र जाने जाने लगे। प्राचीन शिवी जनपद वाले क्षेत्र को क्या कहा जाने लगा? मेवाड़ कहा जाने लगा। उदयपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद वाले इलाके को क्या कहा जाने लगा? मेवाड़। मेवाड़ की समय समय पर राजधानियां बदलती रही। और कौन कौन सी राजधानियां रही? तो नागदा, आहड़, कल्याणपुर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, चावंड और उदयपुर। तो मेवाड़ की समय समय पर राजधानियां बदलती रही, जिनमें ये अलग अलग नाम है। पहले नागदा, फिर आहड़, फिर कल्याणपुर, फिर चित्तौड़गढ़, उसके पश्चात कुंभलगढ़, फिर चावंड और लास्ट में उदयपुर रही। दक्षिणी राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? तो वागड़ या बागड़ के नाम से जाना जाता है। प्राचीन मरु प्रदेश को ही क्या कहा जाने लगा? मारवाड़ कहा जाने लगा। 7वीं सदी में मंडोर, जोधपुर के क्षेत्र पर गुर्जर प्रतिहारों ने शासन किया। अभी आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आप गुर्जर प्रतिहार वंश को पढ़ा होगा। तो 7वीं सदी में कहाँ, कौन से क्षेत्र में गुर्जर प्रतिहारों ने शासन किया था? मंडोर, जोधपुर के क्षेत्र में शासन किया। कोटा बूंदी का क्षेत्र वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? कोटा बूंदी का क्षेत्र वर्तमान में हाड़ौती क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। कोटा बूंदी पर प्राचीन काल में किस जनजाति का आधिपत्य था? तो कोटा और बूंदी पर मीणा जनजाति का आधिपत्य था। मीणा वंश के बूंदा मीणा के नाम पर बूंदी का नामकरण किया गया। जयपुर के आसपास के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? ढूंढाड़ के नाम से जाना जाता है। कछवाहा वंश से पहले ढूंढाड़ में किनका शासन था? तो कछवाहा वंश से पहले मीणा और बड़ गुजरों का शासन ढूंढाड़ में था। अलवर भरतपुर का क्षेत्र को किस नाम से जाना जाने लगा? तो अलवर और भरतपुर का क्षेत्र मेवात नाम से जाना जाने लगा। मेव जाति का प्रमुख नायक कौन था? हसन खान मेवाती। और हसन खान मेवाती कौन था? राणा सांगा के समय से कुछ याद आया होगा। हसन खान मेवाती खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया था। जैसलमेर को मांड या वल्ल कहा जाता है। जैसलमेर के क्षेत्र को मांड या वल कहा जाने लगा। जोधपुर का दक्षिणी भाग गुजरात तक कहा जाने लगा। प्रतापगढ़ को कांठल, झालावाड़ को मालवा, सीकर, चूरू, झुंझुनू के क्षेत्र को शेखावाटी क्षेत्र, ब्यावर अजमेर का क्षेत्र मेरवाड़ा के नाम से जाना जाता है। किन के नाम?
मांड या वल किसको कहा जाता है? जैसलमेर में। जोधपुर का दक्षिणी भाग गुजरातरा, प्रतापगढ़ को कांठल, झालावाड़ को मालवा, सीकर, चूरू, झुंझुनू को शेखावाटी, ब्यावर और अजमेर को मेरवाड़ा कहा जाने लगा। इसके पश्चात अपना अध्याय 3 शुरू होता है, इतिहास को जानने के स्रोत। हालांकि इसमें से क्वेश्चन कम बनते हैं, लेकिन जितने प्रश्न बने हैं वो आपके सामने हैं। इतिहास को जानने के स्रोत को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? तो 2 भागों में हम इतिहास को जान सकते हैं, एक पुरातात्विक और एक साहित्यिक स्रोत। प्रतिहारों की जानकारी हमें किससे मिलती है? तो प्रतिहारों की जानकारी हमें घटियाला अभिलेख से मिलती है। चौहान वंश के इतिहास की जानकारी कहाँ से मिलती है? बिजोलिया शिलालेख से मिलती है। रावल समर सिंह के युग की जानकारी कहाँ से मिलती है? चिरवा के शिलालेख से मिलती है। समर युद्ध भूमि में चीरफाड़ होती है, तो रावल समर सिंह के युग की जानकारी कहाँ से मिलती है? चिरवा शिलालेख से। पृथ्वीराज विजय महाकाव्य किसने रचा था? जयानक ने। और जयानक द्वारा रचित पृथ्वीराज विजय महाकाव्य से चौहान वंश की जानकारी मिलती है। हमीर महाकाव्य की रचना नयन चंद्र सूरी ने की थी। हमीर महाकाव्य की रचना नयन चंद्र सूरी ने की थी। प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख किस नाम से जाने जाते थे? तो ये प्रशस्ति के नाम से जाने जाते थे। हमीर महाकाव्य से हमें चौहान वंश के इतिहास के साथ साथ अलाउद्दीन खिलजी की विजय की जानकारी भी मिलती है। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा? तो ये तो आपने अच्छे से पढ़े हैं अभी हिंदी में। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की रचना है। कान्हड़ देव प्रबंध पद्मनाभ की है। वचनिका खिड़िया जग्गा ने लिखा है। और एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान और पश्चिमी भारत की यात्रा, ये 2 पुस्तकें कर्नल जेम्स टोड के द्वारा लिखी हुई है। वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण की, वीर विनोद कविराज श्यामल के द्वारा, और मारवाड़ राज्य का इतिहास विश्वेश्वर नाथ रेऊ के द्वारा लिखी हुई है। इसके पश्चात हमारा अध्याय आता है 4 नंबर, राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल, जो बहुत महत्वपूर्ण है। राजस्थान में प्रस्तर युग के अवशेष बनास, गंभीरी, बेड़च और चंबल नदी के किनारे से प्राप्त हुए हैं। धातुओं में मानव ने सबसे पहले कौन से धातु का उपयोग किया था? तो तांबे का उपयोग सबसे पहले किया था। राजस्थान में ताम्र सभ्यता के अवशेष कहाँ-कहाँ से प्राप्त हुए? तो कालीबंगा, गणेश्वर और आहड़ से प्राप्त हुए। सेकंड ग्रेड के सिलेबस में 4 सभ्यताएं दी हुई है, जिनमें कालीबंगा भी है, गणेश्वर भी है और आहड़ भी है। केवल बैराठ एक ऐसा क्षेत्र है, ऐसी सभ्यता है जहां पर ताम्र सभ्यता के अवशेष प्राप्त नहीं हुए। बाकी कालीबंगा, गणेश्वर और आहड़ तीनों जगह से ताम्र सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा सभ्यता दृष्टवती और सरस्वती नदी घाटी में स्थित थी और ये घग्गर नदी के किनारे है। कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की? अमलानंद घोष ने 1951-52 में कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी। कालीबंगा सभ्यता कहाँ स्थित है? कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कालीबंगा से उत्खनन कार्य किसने किया? खोज तो किसने की थी? अमलानंद घोष ने 1951-52 में, और उत्खनन यानी खुदाई का कार्य किया था बीबी लाल और बीके थापड़ ने। कालीबंगा में लकड़ी और ईंटों से बनी हुई नालियों के अवशेष मिले हैं। कालीबंगा में मकान बनाने के लिए ईंटों का प्रयोग किया जाता था। कालीबंगा में अग्नि वेदिकाएं मिली है जो चबूतरे पर ही थी। कालीबंगा की नगर योजना व्यवस्था सिंधु सरस्वती सभ्यता के समान थी। जोती हुई कृषि भूमि के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से ही मिले हैं। कालीबंगा खुदाई में गाय के मुख वाले प्याले, तांबे के बैल, कांसे के दर्पण, हाथी दांत का कंघा, मिट्टी के बर्तन, कांच की मणियां, खिलौने आदि प्राप्त हुए हैं। अगली सभ्यता आहड़।
उदयपुर के धूलकोट का संबंध किस सभ्यता से है? तो आहड़ सभ्यता से है। आहड़ का प्राचीन नाम क्या था? आघाटपुर। आहड़ के मकानों की दीवारें पत्थरों और मिट्टी से बनी हुई हैं, और जबकि कालीबंगा में ईंटों का प्रयोग अधिक होता था, आहड़ में पत्थरों का प्रयोग अधिक बताया है। आहड़ से हमें 6 चूल्हों के अवशेष मिले हैं, जो संयुक्त परिवार या सामूहिक भोजन विधि के साक्ष्य हैं। आहड़ सभ्यता से चावल के अवशेष मिले हैं और यहाँ भट्टीनुमा चूल्हा मिला है। आहड़वासी बर्तन बनाने की कला में दक्ष थे। लाल व भूरे मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तन यहाँ से प्राप्त हुए हैं। आहड़ की खोज अक्षय कीर्ति व्यास ने 1953 में की थी। आहड़ में उत्खनन का कार्य रत्नचंद्र अग्रवाल ने 1956 में किया। आहड़ के उत्खनन में तस्तरियां, दीपक, धूपदानियां, कटोरियां, मटके, कलश, चूड़ियां, खिलौने, 26 किस्म की मणियां, 6 तांबे की मुद्राएं और 3 मोहरें प्राप्त हुई हैं। अगली बालाथल सभ्यता। बालाथल सभ्यता वल्लभनगर तहसील उदयपुर जिले में है। बालाथल से तांबे के चाकू, कुल्हाड़ी, छेनी, बाण तथा कर्णफूल और गले के लटकन आदि मिले हैं। कृषि, पशुपालन व शिकार तीनों ही आजीविका के साधन थे बालाथल सभ्यता वासियों के। बुना हुआ वस्त्र के अवशेष एक बालाथल से और एक बैराट से मिले हैं। बुने हुए वस्त्र के अवशेष कहाँ से मिले? बालाथल और बैराट से। गणेश्वर सभ्यता सीकर जिले के नीम का थाना तहसील में है। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहलाती है गणेश्वर, जबकि ताम्र नगरी के नाम से आहड़ सभ्यता को जाना जाता है। ताम्र उपकरणों में बाण, छेनियां, मछली पकड़ने के कांटे, उस तरह के फलक, अंगूठियां आदि प्रमुखतया से गणेश्वर सभ्यता में मिली हैं। लोह कालीन सभ्यताएं कौन कौन सी हैं? बैराट, सांभर, बागोर, रेड, ये लोह कालीन सभ्यताएं हैं। गणेश्वर से दोहरी पेचदार सिरा वाली ताम्र पिनें मिली हैं, जो पश्चिमी तथा मध्य एशिया में निर्यात किया जाती थी। मतलब ये पता लगाया जा सकता है कि पश्चिमी और मध्य एशिया में जो सभ्यता स्थल को खोजा गया है, वहाँ से जो ताम्र पिनें मिली हैं दोहरी पेचदार वाली, वो ही गणेश्वर से मिली है। तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि शायद गणेश्वर से ही ये पिनें वहाँ पर निर्यात की जाती होंगी। बैराट कहाँ स्थित है? तो राजस्थान के जयपुर में बैराट स्थित है। बीजक की पहाड़ी और भीम की डूंगरी का संबंध किससे है? बैराट सभ्यता से है। महाभारत काल में बैराट को विराट नगर के नाम से जाना जाता था। राजस्थान में मौर्य काल का प्रमुख केंद्र कौन सा था? बैराट। अशोक के भाब्रू शिलालेख एवं बौद्ध मठ के अवशेष कहाँ से मिले हैं? बैराट से मिले हैं। एक कमरे से 36 चांदी की मुद्राएं प्राप्त हुई, तो ये कहाँ से प्राप्त हुई? बैराट सभ्यता जयपुर से। 36 मुद्राओं में से 28 तो यूनानी शासकों की है और 8 पंचमार्क सिक्कों के रूप में मिली है। बैराट से स्वास्तिक तथा त्रिरत्न चक्र के चिन्ह आयुक्त अलंकृत घड़े मिले। दीपक, नाचता हुआ पक्षी, पत्थर की संदूक, लोहे की कील और हाथ से बना हुआ वस्त्र मिला है। तो ये स्वास्तिक कहाँ से मिला है? बैराट से। और बुने हुए वस्त्र कहाँ से मिले? बैराट और बालाथल से। इसके पश्चात हमारा अध्याय शुरू होता है 5 नंबर। आज़ादी से पूर्व राजस्थान का स्वरूप कैसा था? इससे भी बहुत कम क्वेश्चन बन रहे हैं कि पहले शक्ति का सर्वोच्च केंद्र राजा ही होता था और इसी शासन व्यवस्था को राजशाही शासन कहा जाता था। राजा के प्रमुख मंत्री को क्या कहा जाता था? राजा का प्रमुख मंत्री दीवान कहलाता था। सेना को वेतन देने और सेना संबंधी अन्य कार्यों की जिम्मेदारी वाला मंत्री क्या कहलाता था? बख्शी कहलाता था। आमदनी और खर्च का हिसाब किताब रखने वाला क्या कहलाता था? खजांची कहलाता था।
अंग्रेजी राज्य की स्थापना के साथ भारत प्रशासनिक दृष्टि से दो भागों में बंट गया, एक ब्रिटिश भारत और एक रियासती भारत। रियासती में राजा शासन करता था और ब्रिटिश में ब्रिटेन की आई हुई कंपनी शासन किया करती थी। 1857 की क्रांति के बाद भारत प्रशासन पर इंग्लैंड के ताज और इंग्लैंड की संसद का ही नियंत्रण हो गया था। लॉर्ड कैनिंग को गवर्नर जनरल के साथ साथ भारत का प्रथम वायसराय भी नियुक्त किया गया। तो ये पूछा जा सकता है, गवर्नर जनरल के साथ साथ भारत का प्रथम वायसराय किसे नियुक्त किया गया? लॉर्ड कैनिंग को। राजस्थान की प्रथम विधानसभा के लिए चुनाव कब हुए? 1952 में। और प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन बना? टीकाराम पालीवाल। राज्य की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ग्राम। इसके पश्चात हमारा अध्याय नंबर 6, राजस्थान के भौतिक स्वरूप, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। भू संरचना के आधार पर राजस्थान को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? भू संरचना के आधार पर राजस्थान को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। थार का मरुस्थल, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदान और दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। थार के मरुस्थल में राजस्थान के 12 जिलों में लगभग ये 61% भाग पर स्थित है। थार का मरुस्थल कुल कितने जिलों में? 12 जिलों में है और 61% भूभाग पर स्थित है। थार मरुस्थल में कितनी जनसंख्या रहती है? 40% जनसंख्या निवास करती है। थार मरुस्थल विश्व का सबसे धनी मरुस्थल कहलाता है क्योंकि यहाँ बहुत वनस्पति और लोग रहते हैं। रेत के टीलों को बालूका स्तूप या धोरों के नाम से जाना जाता है। थार के मरुस्थल की धरातलीय विशेषताओं के आधार पर मरुभूमि, घग्गर का मैदानी भाग, अर्ध मरुस्थलीय भाग, नागौर की उच्च भूमि तथा अंतः प्रवाही प्रदेशों में विभक्त किया गया है। थार के मरुस्थल को धरातलीय विशेषताओं के आधार पर किन किन भागों में विभाजित किया गया? एक मरुभूमि, घग्गर का मैदानी भाग, अर्ध मरुस्थलीय भाग, नागौर की उच्च भूमि और अंतः प्रवाही प्रदेशों में विभक्त किया गया। राजस्थान के मध्य भाग में दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व दिशा में राज्य के लगभग 9% भाग पर अरावली पर्वतमाला स्थित है। अरावली पर्वतमाला गुजरात से लेकर दिल्ली तक 692 किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान को 2 भागों में बांटती है, एक पूर्वी राजस्थान और दूसरा पश्चिमी राजस्थान। अरावली पर्वतमाला मरुस्थल के पूर्व की ओर प्रसार को रोकती है कि मरुस्थल का जो मिट्टी का प्रसार है उसको पूर्व की ओर आने से रोकने का कार्य कौन करती है? अरावली पर्वतमाला। नहीं तो अपना राजस्थान इतने दिनों में पूरा ही मरुस्थल बन जाता। अरावली पर्वतमाला मानसून को रोककर पूर्वी एवं दक्षिणी राजस्थान में वर्षा करती है। इसी कारण इसे राजस्थान की जीवन रेखा भी कहा जाता है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर, जो सिरोही जिले के माउंट आबू में 1722 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग चंबल, बनास, बाणगंगा व उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है। राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग में कौन कौन सी नदियां हैं? चंबल, बनास, बाणगंगा आदि नदियों के द्वारा पूर्वी मैदान उपजाऊ मैदान है। पूर्वी मैदानी भाग में 23% भाग पर यह फैला हुआ है पूर्वी मैदानी भाग, जिसमें इस बुक में 40% दिया हुआ है, लेकिन 39% जनसंख्या यहाँ निवास करती है। राजस्थान के दक्षिणी भाग में बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ जिलों में माही का मैदान है, जो मध्य प्रदेश से नदी आती है, माही नदी, जो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिलों में बहती हुई गुजरात में जाती है। तो यहाँ 56 गांव समूह है या 56 नदी नालों का प्रवाह क्षेत्र होने के कारण इसे 56 का मैदान कहा जाता है। तो ये पूछा जा सकता है कौन से जिलों में? बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिलों में। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग को प्राचीन काल में हाड़ा वंशीय शासकों का क्षेत्र होने के कारण
हाड़ौती का पठार कहा जाता है। राज्य के लगभग 7% भाग पर फैला हुआ है और ये यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक है, यहाँ पर 11% जनसंख्या, लगभग 11% जनसंख्या रहती है। यहाँ लावा निर्मित मध्यम काली मिट्टी है जो उपजाऊ मिट्टी है। राजस्थान के अन्य पठार सिरोही में उड़िया का पठार एवं आबू का पठार, ये सिरोही में है। उदयपुर एवं राजसमंद में भोराट का पठार है। चित्तौड़गढ़ में मेसा का पठार, चित्तौड़गढ़ एवं भीलवाड़ा के पूर्वी भाग में ऊपरमाल का पठार, उदयपुर और प्रतापगढ़ में लसाड़िया का पठार स्थित है। थार के मरुस्थल के बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर के रेतीले मरुस्थल को महामरुस्थल कहा जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर के रेतीले मरुस्थल को महामरुस्थल की संज्ञा दी गई है। राजस्थान देश का एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहां 5 प्रकार की जलवायु परिस्थितियां हैं। राजस्थान के पश्चिमी भाग में लगभग 61% भाग में शुष्क और अर्धशुष्क मरुस्थलीय जलवायु है। अरावली के पूर्व भाग में जयपुर एवं उत्तरी पूर्वी जिलों में उप आर्द्र जलवायु है। सवाई माधोपुर से लेकर उदयपुर तक आर्द्र जलवायु है। दक्षिण में बांसवाड़ा व दक्षिण पूर्व के झालावाड़ जिलों में, यानी दक्षिण की तरफ हमारे राजस्थान के, और इधर झालावाड़ में अति आर्द्र जलवायु है। ऊंचाई के कारण माउंट आबू राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान है। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म धूल भरी हवाओं को लू कहा जाता है। बंगाल की खाड़ी मानसून से राजस्थान में अधिक वर्षा होती है। कि सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो बंगाल की खाड़ी मानसून से होती है। बंगाल की खाड़ी मानसून से पूर्वी राजस्थान में वर्षा होती है। इसी कारण झालावाड़ और हमारे राजस्थान के दक्षिणी भाग में अधिक वर्षा होती है। अरब सागर के मानसून से अधिकांश वर्षा दक्षिणी राजस्थान में होती है। सबसे ज्यादा वर्षा वाला जिला कौन सा है? झालावाड़, जो सबसे आर्द्र जिला माना जाता है। सबसे कम वर्षा वाला जिला जैसलमेर, सम तहसील। सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? माउंट आबू है। शीत ऋतु में वर्षा होती है, उसे क्या कहते हैं? मावठ कहते हैं। पश्चिमी विक्षोभ भी कहा जाता है और पश्चिमी विक्षोभ के कारण ही ये मावठ वर्षा होती है, जो गेहूं की फसल के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। अगला है 7वां अध्याय, जल संसाधन एवं संरक्षण। राजस्थान में जल विभाजक किसको कहा जाता है? अरावली पर्वत को। राजस्थान में अपवाह तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। पहला बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र, दूसरा अरब सागर अपवाह तंत्र और तीसरा आंतरिक अपवाह तंत्र। अरावली पर्वत से पूर्वी भाग में बहने वाली बनास, काली सिंध, पार्वती आदि नदियां चंबल में प्रवाहित होकर यमुना नदी में मिल जाती है। अरावली पर्वत के पूर्वी भाग से बहने वाली बनास, काली सिंध, पार्वती, ये सारी नदियां यमुना में मिलती है। फिर यमुना से गंगा में और जाकर फिर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। यमुना नदी गंगा में मिलती है एवं गंगा नदी का जल बंगाल की खाड़ी में मिल जाता है। अरावली के पश्चिमी भाग में बहकर जो नदियां अपना जल है वो अरब सागर में ले जाने वाली नदियों में माही, लूनी, साबरमती, पश्चिमी बनास और इसकी सहायक नदियां हैं, जो अरब सागर में अपना जल ले जाकर गिराती है। तो इसको हम अब अरब सागर अपवाह तंत्र के नाम से जानते हैं। ऐसी नदी जो किसी समुद्र या समुद्र तक नहीं पहुंचती, स्थल भाग में ही विलुप्त हो जाती है, उसको हम आंतरिक या भूमिगत अपवाह तंत्र वाली नदी कहते हैं। जैसे राजस्थान में बहने वाली घग्गर नदी, बाणगंगा, कांतली, साबी, रूपारेल, मेंढा आदि नदियां हैं जो आंतरिक अपवाह तंत्र की उदाहरण है। चंबल नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ है? चंबल नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में विंध्याचल
पर्वतमाला से, विंध्याचल की पहाड़ियों से है। राजस्थान की सबसे लंबी और वर्ष भर बहने वाली नदी कौन सी है? राजस्थान की सबसे लंबी और वर्ष भर बहने वाली नदी चंबल नदी है। राजस्थान में चंबल नदी कहाँ से प्रवेश करती है? तो चित्तौड़गढ़ जिले में भैंसरोडगढ़ से राजस्थान में चंबल नदी प्रवेश करती है। चंबल नदी कहाँ कहाँ बहती है? तो चंबल नदी पहले चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है, तो चित्तौड़गढ़ से बहती हुई कोटा, कोटा से बूंदी, बूंदी से सवाई माधोपुर, फिर करौली और धौलपुर जिलों में बहने के पश्चात उत्तर प्रदेश में जाकर यमुना नदी में मिल जाती है। चंबल की सहायक नदियां कौन सी हैं? बनास, बेड़च, कोठारी, काली सिंध, पार्वती। ये नदियां चंबल की सहायक नदियां हैं। राजस्थान का औद्योगिक नगर कौन सा है? कोटा। और कोटा नगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो चंबल नदी के किनारे स्थित है। बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बनास नदी का उद्गम खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से होता है। बनास नदी कहाँ बहती हुई चंबल नदी में मिलती है? तो बनास नदी राजसमंद में, फिर चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक जिलों में बहती हुई सवाई माधोपुर में रामेश्वर नामक स्थान में चंबल नदी में मिल जाती है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? बनास नदी है, जो 480 किलोमीटर दूरी पर बहती है। जबकि सबसे लंबी नदी पूछी जाए तो वो होगी चंबल, लेकिन वो पूर्णतः राजस्थान में नहीं बहती, जबकि पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली है बनास नदी। टोंक व सवाई माधोपुर नगर किस नदी के किनारे स्थित है? टोंक और सवाई माधोपुर नगर बनास नदी के किनारे स्थित है। बनास की सहायक नदियां कौन सी है? मैनाल, कोठारी, बेड़च और खारी। इसको आप याद रख सकते हैं। मैं ना बेचूं कोठो, मेरो बन्नो खारो है। बन्नो जो राजपूती समाज में पति को कहा जाता है, तो मैं ना बेचूं यानी मैं नहीं बेचूंगी कोठो, यानी मेरा जो कमरा है, मेरे रहने का स्थान है, क्योंकि मेरा बन्ना खारा है, क्योंकि वो बेचने नहीं देगा। तो मैं से हो जाएगा मैनाल, मैं ना बेचूं तो मैना से हो जाएगा मैनाल, बेचू से बेड़च हो जाएगा, कोठो से कोठारी हो जाएगा, मेरा बन्ना, बन्ना से हो जाएगा बनास। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते, खारो है, खारो से खारी। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं बनास नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है? मैनाल, कोठारी, बेड़च और खारी। लूनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो लूनी नदी का उद्गम अजमेर जिले में गोविंदगढ़ के निकट सरस्वती और सागरमती दो जलधाराओं के मिलने से लूनी नदी का उद्गम होता है। लूनी नदी कहाँ कहाँ किस किस जिले में बहती है? लूनी नदी अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर जिलों में बहने के बाद कच्छ की खाड़ी में गिर जाती है और वहां से अरब सागर में जाती है। लूनी नदी का जल बालोतरा, बाड़मेर तक तो मीठा होता है और उसके पश्चात खारा हो जाता है, इसलिए इसको आधी खारी और आधी मीठी नदी के नाम से भी जाना जाता है। लूनी नदी की सहायक नदियां कौन सी है? जोजरी, बांडी, जवाई, मीठड़ी, खारी, सूकड़ी, सागी और गुहिया। ये नदियां लूनी की सहायक नदियां हैं। इनको भी याद रखना चाहो तो जो जवाई बांडो है, बांडो यानी बदमाश है, जो जवाई बांडो है बिन सूखा साग में लूण घाल कर खारो कर दो, कि सूखा यानी खराब सब्जी, सूखी हुई सब्जी में उसको ज़्यादा नमक डाल दो जिससे वो सब्जी खारी हो जाए, वो चुईया झिया मीठो हो जासी। बाद में वो जवाई है वो चुईया के तरह एकदम डरपोक सा बनकर बैठ जाएगा और मीठा बन जाएगा। तो इसे आप कैसे याद रख सकते हैं? जो से जोजरी, जवाई से जवाई नदी, बांडो है तो बांडो से बांडी नदी, बिन सूखा साग में सूखा से सूकड़ी, साग से सागी नदी, लूण घाल दो लूण से लूणी नदी, खारो कर दो खारो से खारी नदी, वो चुईया, चुईया का हो जाएगा गुहिया नदी, जिया मीठो हो जासी, मीठो से मीठड़ी नदी। तो इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। माई नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वतमाला से होता है। माही नदी बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ जिलों में बहने के बाद खंभात की खाड़ी में गिरती है। माही नदी की सहायक नदियां सोम और जाखम है। इसको याद रख सकते हैं। सोजा माही, सो से सोम,
जा से जाखम, माही से माही। बाणगंगा नदी का उद्गम जयपुर जिले में स्थित अरावली की बैराठ की पहाड़ियों से होता है। बाणगंगा नदी का पानी भरतपुर में घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में नम भूमि का निर्माण करता है। बाणगंगा नदी का अन्य नाम क्या है? अर्जुन की गंगा। घग्गर अंतः प्रवाही नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणियों से होता है। घग्गर नदी राजस्थान में हनुमानगढ़, टिब्बी में प्रवेश करती है, फिर श्रीगंगानगर में भूमिगत हो जाती है और जब अधिक बारिश होती है तो ये पाकिस्तान तक चली जाती है, पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक, जहां इसे हकरा के नाम से जाना जाता है। घग्गर नदी को प्राचीन सरस्वती नदी का अवशेष माना जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नदी घाटी परियोजनाओं के महत्व को स्वीकार करते हुए इन्हें आधुनिक भारत का मंदिर कहा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नदी घाटी परियोजनाओं को क्या कहा? आधुनिक भारत का मंदिर। चंबल परियोजना किन किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त परियोजना है चंबल परियोजना। राम की चप्पल ऐसे याद रख सकते हैं। चंबल नदी पर 4 बांध बने हुए हैं। गांधी सागर बांध जो मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में है। राजस्थान में 3 बांध है, एक चित्तौड़गढ़ जिले में राणा प्रताप सागर बांध, कोटा जिले में 2 बांध हैं, जवाहर सागर और कोटा बैराज बांध। माही बजाज सागर परियोजना बांसवाड़ा में माही नदी पर राजस्थान और गुजरात की सम्मिलित परियोजना है। बिसलपुर परियोजना राजस्थान के टोंक जिले के टोडा राय सिंह नगर के पास बिसलपुर गांव में बनास नदी पर सिंचाई और पेयजल हेतु बिसलपुर परियोजना बनाई गई है। कौन से जिले में? टोंक जिले में। कहाँ? बिसलपुर गांव टोडा राय सिंह नगर के पास। बिसलपुर परियोजना से जयपुर, अजमेर, टोंक सहित कई क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति की जाती है। कौन कौन से जिलों में? जयपुर, अजमेर और टोंक जिलों में। सरदार सरोवर परियोजना 4 राज्यों की परियोजना है, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान की। इस परियोजना का निर्माण गुजरात में नर्मदा नदी पर हुआ है। सरदार सरोवर परियोजना कहाँ है? गुजरात में नर्मदा नदी पर। जवाई परियोजना पाली जिले में जवाई नदी पर है। सोम कमला अंबा परियोजना डूंगरपुर जिले में है। मानसी वाकल परियोजना उदयपुर जिले में है। जाखम परियोजना प्रतापगढ़ जिले में जाखम नदी पर है। उदयपुर की प्रमुख झीलें कौन कौन सी हैं? ये तो आप जानते हैं, उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। पिछोला झील, उदय सागर, फतेह सागर, गोवर्धन सागर, रंग सागर, स्वरूप सागर, जना सागर, ये प्रमुख झीलें उदयपुर की झीलें हैं। इसी कारण उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। जयसमंद झील का निर्माण कब और किसने करवाया? जयसमंद झील का निर्माण मेवाड़ के महाराणा जयसिंह ने 1687 से लेकर 1691 ईस्वी तक गोमती नदी पर करवाया था। विश्व की मीठे पानी की मानव निर्मित सबसे बड़ी झील कौन सी है? जयसमंद झील है। अजमेर में कौन कौन सी झीलें हैं? पुष्कर झील, आना सागर झील, फॉय सागर झील। राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक झील का क्या नाम है? नक्की झील। नक्की झील कहाँ स्थित है? सिरोही के माउंट आबू में। जोधपुर में कौन कौन सी झीलें? बालसमंद, कायलाना और उमेद सागर। जैसलमेर की झील गडीसर झील, डूंगरपुर की गैप सागर, बीकानेर की कोलाय झील, अलवर की सिलीसेठ झील। अब राजस्थान की कुछ खारे पानी की झीलों के बारे में देखते हैं। जयपुर, अजमेर और नागौर के मध्य सांभर झील, बाड़मेर की पचपदरा झील, नागौर की डीडवाना, बीकानेर में लूणकरणसर, जैसलमेर में पोखरण और जोधपुर की फलोदी झील खारे पानी की झीलें हैं। वर्तमान में जल संरक्षण की रूफ टॉप जल संचय और वाटर हार्वेस्टिंग पद्धति प्रचलित है। इसके पश्चात अपना अगला अध्याय आता है, अध्याय नंबर 8। आजीविका के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं?
तो हमारे राजस्थान में कृषि को ही आजीविका का पहला प्रमुख क्षेत्र माना गया है। राजस्थान की कृषि को मानसून का जुआ कहते हैं, क्योंकि राजस्थान की कृषि वर्षा जल पर निर्भर करती है। कभी वर्षा ज़्यादा हो जाती है, कभी कम होती है, कभी अकाल पड़ता है, तो इसीलिए राजस्थान की कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। राजस्थान में कितने प्रकार की फसलें होती है? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? खरीफ, रबी और जायद की फसल। सबसे पहले देखते हैं रबी की फसल के बारे में। रबी की फसल की बुआई सर्दी प्रारंभ होने पर की जाती है, लगभग अक्टूबर नवंबर में। कटाई गर्मी प्रारंभ होने पर होती है, मार्च अप्रैल में। फसल कौन कौन सी? गेहूं, जौ, चावल, चना, सरसों, ये रबी की फसलें हैं। खरीफ की फसल में बुआई वर्षा ऋतु के प्रारंभ में होती है, जुलाई अगस्त में। कटाई शीत ऋतु के प्रारंभ से पहले ही हो जाती है। फसल है ज्वार, बाजरा, मूंग, कपास, गन्ना, मूंगफली, मोठ, ये सारी खरीफ की फसलें हैं। जायद की फसल बुआई मार्च अप्रैल में और कटाई जून जुलाई में। फसल में खरबूज, तरबूज, ककड़ी आदि जायद की फसलें हैं। राजस्थान में उत्पादित होने वाला देश का सर्वाधिक अनाज कौन सा है? बाजरा, सरसों और गंवार राजस्थान में उत्पादित होने वाले देश के सर्वाधिक अनाज हैं। राजस्थान में जौ, चना में उत्तर प्रदेश के पश्चात दूसरा स्थान भारत में राजस्थान रखता है। सबसे ज़्यादा तो उत्तर प्रदेश में होते हैं और जौ, चना में राजस्थान का दूसरा स्थान है। राजस्थान के पश्चिमी भाग में सर्वाधिक बाजरा बोया जाता है। दक्षिणी राजस्थान में खाद्यान्न फसलों में कौन सी फसल बोई जाती है? मक्का। राजस्थान में गेहूं उत्पादन में प्रथम कौन है? राजस्थान, और उसमें श्री गंगानगर जिला। पश्चिमी राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से 17.5 लाख हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा का विकास किया गया है। फसली क्षेत्र में सिंचाई सुविधा 35% को ही मिलती है, कि जो फसली क्षेत्र है उसमें सिंचाई करके कितने प्रतिशत क्षेत्र पर फसल की जाती है? तो केवल 35% भाग पर ही सिंचाई की जाती है। उस 35% भाग में कुएं एवं ट्यूबवेल से 66% सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है, नहरों से 33% सिंचाई होती है और सबसे कम सिंचाई लगभग 1% तालाब से होती है। पशुपालन की दृष्टि से राजस्थान का देश में दूसरा स्थान है। राजस्थान में भारत का लगभग 11.27% पशुधन पाया जाता है। 20वीं पशुगणना 2019 में हुई थी। उसके अनुसार राजस्थान में ऊंट व गधों की संख्या में कमी आई है, और ये भी दिया हुआ है कि 20वीं पशुगणना 2019 के अनुसार राजस्थान में भैंस व गायों की संख्या में वृद्धि हुई है। राजस्थान में 67 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। जो राजस्थान में पाए जाने वाला सर्वाधिक खनिज है रॉक फॉस्फेट। सीसा, जस्ता, जिप्सम, चांदी, संगमरमर आदि के उत्पादन में राजस्थान एकाधिकार रखता है। इसके पश्चात अपना अगला चैप्टर आता है, अध्याय नंबर 9, राजस्थान में आधारभूत सेवाएं की सेवाएं कौन कौन सी है? राज्य सरकार ने हमें क्या क्या सेवाएं दी है? शिक्षा है, चिकित्सा है, क्या क्या लाभ हमें दिए गए हैं? राजस्थान में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। शाला दर्पण एक ऐसा पोर्टल है जिसके माध्यम से राजस्थान में विद्यालयों की स्थिति को देखा और समझा जा सकता है। 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान की कुल साक्षरता 66.11% है। पुरुष साक्षरता 79.19% है और महिला साक्षरता 52.12% है। तो पुरुष तो लगभग 80% शिक्षित हैं और महिलाएं बेचारी आधी ही शिक्षित हैं। 1000 की आबादी पर स्वास्थ्य केंद्र खोले गए हैं। अब चिकित्सा के बारे में बताया, जहां पर 1000 लोगों की आबादी है वहां पर स्वास्थ्य उपकेंद्र खोले गए हैं। 30,000 की आबादी जहां पर है वहां पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोले गए हैं। जहां पर 1 लाख की आबादी है वहां पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोले गए हैं।
आपातकालीन स्थिति में स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के लिए कितने नंबर डायल किए जाते हैं? 108। निःशुल्क आपातकालीन सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए नंबर कितने हैं? 108। आयुर्विज्ञान महाविद्यालय कहाँ कहाँ स्थित है? जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, कोटा और उदयपुर। यहाँ 6 जिलों में आयुर्विज्ञान महाविद्यालय स्थापित हैं। सुकन्या समृद्धि योजना में क्या है? बेटी की पढ़ाई और शिक्षा के लिए सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना प्रारंभ की है। सभी बैंक किस बैंक के नियम के अधीन कार्य करते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियमों के अनुसार कार्य करते हैं। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब हुई? 1 अक्टूबर 1964 को। राजस्थान में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई कहाँ है? जोधपुर में। और सड़कों की न्यूनतम लंबाई कहाँ है? धौलपुर में। राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH-15, जो अभी नए 3 बन गए, NH-68, NH-11 और NH-62। लेकिन किताब में अभी यही दिया है कि NH-15 राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है। राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH-71B, जिसका वर्तमान में नाम है जो नया नाम है NH-919। राजस्थान में 2 रेलवे जोन हैं, एक तो उत्तर पश्चिम रेलवे और एक पश्चिम मध्य रेलवे जोन। राजस्थान में रेलवे के 5 मंडल हैं, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर और कोटा। भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष कहाँ है? उदयपुर के पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र में स्थित है।